गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है BNS 2023 की धारा 2 की उपधारा 35, जिसको सदोष अभिलाभ भी कहते हैं। क्रिमिनल बेनिफिट्स। यदि कोई व्यक्ति कोई आपराधिक कार्य करके मुनाफा कमाता है तो उसको क्रिमिनल बेनिफिट्स कहा जाता है। इसमें उस व्यक्ति के द्वारा अपराध भी किया जाता है और बेनिफिट्स भी कमाया जाता है। तो इसमें अपराध जो उसके द्वारा किया गया है वो विधि अनुसार दंडनीय भी माना जाएगा। तो इसको जो BNS में जो परिभाषित किया गया है उसमें जो बुक में परिभाषा दी गई है, पहले मैं आपको उस बुक में से परिभाषा पढ़ के बता देता हूं। उसके बाद जो मैंने ई बुक आपके लिए उदाहरण के साथ तैयार की, आगे की जानकारी मैं आपको उसमें से दूंगा। 35वें नंबर पर 36वें नंबर पर दी गई है परिभाषा सदोष अभिलाभ से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। कहने का मतलब यह हुआ कि विधि विरुद्ध साधनों का इस्तेमाल करके विधि विरुद्ध तरीके से किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई लाभ प्राप्त किया जाता है जिसको प्राप्त करने का हकदार नहीं है तो उसे सदोष अभिलाभ कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बताया गया है wrongful gain means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। मतलब उसको विधि अनुसार वो प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, लेकिन उसके द्वारा इस प्रकार से आपराधिक कार्य करके उसको प्राप्त किया गया तो उसको क्रिमिनल बेनिफिट्स कहा जाता है। ये बुक में परिभाषा दी गई है। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। ये मैं अक्सर BNS की धारा 2 में जितने भी वीडियो बनाए सब में मैंने ये एक दो मोटिवेशनल लाइन कही है ताकि इसकी परिभाषा और मूल्य को समझा जा सके। इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं वो बुक के प्रारंभ में इसीलिए दी गई हैं ताकि आप इनके अर्थ को प्रारंभ में समझ लें और बुक में आगे जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल आया है तो पूरे सेंटेंस को आप आसानी से समझ सकें। आप चाहे सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विधिक विद्यार्थी हैं या आप अधिवक्ता हैं, आप सभी के लिए ये इन परिभाषाओं को समझना बेहद आवश्यक है। तो आइए सर, अब मैं उस ई बुक की ओर चलता हूं जिसमें से मैंने ये पूरी डेफिनेशन आसान और सरल उदाहरणों के साथ तैयार करके रखी हैं। इस ई बुक की लिंक में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ई बुक डाउनलोड लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं तो उसकी PDF हमें उपलब्ध कराएं, तो ये PDF की सुविधा मैंने उपलब्ध करा दी है। आइए सर, हम बुक में ई बुक में जो आधा आसान शब्दों में जो उसको जैसा कि आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये जो परिभाषा दी गई है ई बुक की, ये 36वें नंबर की परिभाषा है और 35 परिभाषाओं पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। हर परिभाषा पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, पूरी डिटेल के साथ उदाहरणों के साथ बनाया है मैंने। ये 36वें नंबर का वीडियो है। इसमें जो इसकी विधिक परिभाषा है हम उसको देख लेते हैं। धारा 2 के तहत सदोष अभिलाभ क्रिमिनल बेनिफिट्स का अर्थ है वह लाभ या फायदा जो किसी व्यक्ति को किसी अपराध या अवैध कार्य से प्राप्त होता है। मतलब गलत तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से कार्य करते हुए यदि किसी व्यक्ति ने कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसको क्रिमिनल बेनिफिट्स कहा जाएगा। इस प्रकार के लाभ को कानूनी रूप से न केवल अवैध माना जाता है बल्कि यह व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के परिणाम स्वरूप होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस व्यक्ति के द्वारा पहले अपराध किया जाएगा और उसके बाद उससे बेनिफिट प्राप्त किया जाएगा, तो एक क्रिमिनल बेनिफिट्स की श्रेणी में आएगा। बल्कि यह व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के परिणाम स्वरूप होता है। सदोष अभिलाभ का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी आपराधिक कार्य से लाभ प्राप्त करता है उसे वह लाभ कानूनी रूप से ना मिल सके और उसे वापस लिया जा सके। ये इस धारा का उद्देश्य है कि यदि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कार्य करके लाभ प्राप्त किया है तो उससे वापस उस पीड़ित व्यक्ति को दिलवाया जाए और उसके द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए उसको सजा और दंड दी जाए। इसलिए सदोष अभिलाभ शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि किसी व्यक्ति ने, अगर पूरी बुक में कहीं भी डेफिनेशन में लिखा हुआ आता है सदोष अभिलाभ मतलब क्रिमिनल बेनिफिट्स, तो यही माना जाएगा कि उसने विधि विरुद्ध तरीके से, विधि विरुद्ध साधनों से विधि विरुद्ध लाभ प्राप्त किया है जिसको प्राप्त करने का हकदार नहीं था, जैसा कि बुक में बताया गया था। इसको सर कुछ सरल उदाहरणों से समझ लेते हैं, जिसमें उदाहरण नंबर 1 है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मूल उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी धोखाधड़ी में शामिल होता है और इससे उसे पैसे मिलते हैं तो यह पैसे सदोष अभिलाभ कहलाएंगे क्योंकि यह पैसा अवैध रूप से प्राप्त हुए हैं। मतलब धोखाधड़ी करना ही, 420 करना ही एक दंडनीय अपराध है। धारा 318 BNS में बताया गया है।
और इसका उदाहरण है सर, अगर किसी व्यक्ति ने किसी अपराध के जरिए किसी की संपत्ति हड़प ली है, तो वह संपत्ति उसे सदोष अभिलाप के तौर पर मानी जाएगी। मतलब संपत्ति का मालिक तो कोई और है, उसने धोखाधड़ी करके, चीटिंग करके वो उसके नाम लगवा ली या उस पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया और खुद मालिक बन बैठा, तो सदोष अभिलाप उसके द्वारा किया गया है। सदोष अभिलाप का वापस लेना, जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के द्वारा लाभ प्राप्त होता है तो उसे यह लाभ कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके किसी कंपनी से पैसा लिया, तो अदालत उसे यह धन वापस करने का आदेश दे सकती है। कोर्ट को पूरी पावर है कि यदि अपराध साबित हो जाता है कि उसके द्वारा यह अपराध किया गया है, तो वो पैसा उसको वापस करना होगा। सदोष अभिलाप का कानूनी प्रभाव क्या होगा सर, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कानून में यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी अवैध तरीके से लाभ को वापस लिया जाए, मतलब जो अपराधी है उस लाभ का उपभोग ना करे, क्योंकि यदि ये कानून नहीं बनाए गए तो समाज में अपराध इतना ज्यादा फैल जाएगा कि हर व्यक्ति अपराध करके पैसों को हड़प लेगा और वो जानेगा, वो ये समझेगा कि उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए ये कानून बनाया गया है ताकि पूरे समाज में ये बात सब लोगों को पता लगे कि गलत तरीके से जिसके द्वारा कार्य किया गया था तो उससे पैसा वापस लिया गया और उसको जेल भी हुई और सजा भी उसको हुई है। एक समाज में इस बात की दंड इसलिए ही रखा गया है ताकि अपराधों को रोका जा सके। इसमें जो आगे बताया है यह तब होता है जब किसी अपराध का लाभ प्राप्त करना साबित हो जाता है। और इसमें जो अगला बताया गया है कि सदोष अभिलाप का कानूनी महत्व क्या होगा। अवैध लाभ पर कार्रवाई, नंबर 1 इसमें बताया गया है कि जो अवैध लाभ पे कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी। सदोष अभिलाप का मतलब है कि किसी भी अवैध तरीके से प्राप्त लाभ को कानूनी रूप से वापस किया जा सकता है। इससे सुनिश्चित होता है कि अपराधियों को उनके द्वारा किए गए अपराधों से कोई फायदा ना हो और अपराध को बढ़ावा ना मिले, उनके हौसले पस्त हो, वो डरे सहमे अपराधी कि अगर हमने इस प्रकार का अपराध किया है तो हमको कानून की ओर से सजा मिलेगी, कोर्ट में जज साहब के द्वारा हमें जेल भेज दिया जाएगा, हमारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, और इस प्रकार से ये उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के प्रावधान बताए गए हैं। दूसरा है सर कानूनी प्रक्रिया। यदि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाप प्राप्त होता है तो उसे वापस लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है कानूनी प्रक्रिया? जिसमें आरोपी से यह लाभ वापस लिया जाता है, एक तो ये हुआ, और उसे पीड़ित को दिया जा सकता है, दूसरा ये हुआ, या फिर राज्य के पास जमा किया जा सकता है। इस तरीके से कार्रवाई करके उस आपराधिक व्यक्ति से उस राशि को वापस लिया जा सकता है। सजा के साथ लाभ की वापसी, नंबर तीसरा महत्व है सर इसमें कि अपराधी को सजा देने के साथ ही अदालत यह सुनिश्चित करती है कि अपराध के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ को वापस लिया जाए। यह न्याय के सिद्धांत का पालन करने का एक तरीका है, मतलब उसको सजा भी हो और उससे वो राशि वापस भी ली जाए। इसका एक उदाहरण है सर, ये मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है सरल तरीके से ताकि आपको समझ में आ सके। बुक में तो आपने देखा है जो डेफिनेशंस दी गई है। सदोष अभिलाप वह लाभ है जो किसी व्यक्ति को अवैध या अपराध पूर्ण तरीके से प्राप्त होता है। कानूनी रूप से यह लाभ वापस लिया जाता है ताकि अपराधी को किसी प्रकार का अनुचित फायदा ना हो, उसके हौसले पस्त हो और समाज में अपराध को कम किया जा सके। इसमें जो अंत में निष्कर्ष निकलता है सर, नंबर 1 है सदोष अभिलाप का मतलब है यह अवैध लाभ जो किसी अपराध से प्राप्त हुआ हो। नंबर 2 है ऐसे लाभ को कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है और अपराधी को उसका लाभ नहीं मिल पाता। नंबर तीसरा है यह कानून की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें अपराध से संबंधित किसी भी लाभ को वापस लिया जा सकता है। कई बार कोर्ट में जज साहब जो जुर्माना करते हैं तो उसमें आदेश पत्रिका में उल्लेख करते हैं कि ये जुर्माना राशि पीड़ित व्यक्ति को दे दी जाए। तो ये एक क्रिमिनल बेनिफिट्स की डेफिनेशन है सर जो मैंने आपको बताई है, और मैंने क्रिमिनल डेफिनेशन जो एक छोटी सी परिभाषा है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, सदोष अभिलाप, उसकी मुकम्मल कानूनी परिभाषा बुक में से भी आपको पढ़ के बता दी है, और जो उदाहरणों के साथ मैंने आपके लिए तैयार की थी वो भी पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी प्रदान कर दी है। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सदोष हानि। इसको क्रिमिनल हार्म भी कहते हैं। ये तो हो गया सदोष अभिलाप, ये हो गया सदोष हानि। ये उस व्यक्ति को जिसके साथ इस प्रकार की घटना घटित करके लाभ प्राप्त किया गया है उसको सदोष हानि हुई है, जबकि उस हानि को प्राप्त करने का विधि अनुसार वह हकदार नहीं था। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो मैंने सर आपको जानकारी दी है ये इस ई बुक के अंदर से दी है, मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूं ताकि आपको इस ई बुक से भी पूरा परिचय हो जाए। ये आप देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की परिभाषा। इस ई बुक में मैंने बीएनएस की धारा 2 में जो 39 परिभाषाएं दी गई हैं उन पूरी 39 परिभाषाओं में प्रत्येक परिभाषा पे एक अलग अलग वीडियो बना है। ये मेरा जो वीडियो है
ये आपको ने 36वें नंबर पे देखा है। 36 के बाद 37, 38, 39 तीन वीडियो और बचेंगे, तीन परिभाषाएं जिनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और इन परिभाषाओं को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको पूरी गहराई से आसानी के साथ इन परिभाषाओं को आपकी समझ में आ सके, ताकि आप आगे इनका इस्तेमाल कर सकें। इसमें जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है सर, इसके अतिरिक्त मैंने जो वर्तमान में वीडियो अपलोड किए हैं मेरे चैनल पर, उनकी भी कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जैसे हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, 1 घंटे का वीडियो सर मेरे द्वारा बनाया गया। नोटरी की पूरी ट्रेनिंग उसमें मेरे द्वारा दी गई है, जो मैंने मेरे सीनियर अधिवक्ता से प्राप्त की थी 2 घंटे में, वो 1 घंटे में मैंने आपको प्रदान की है। उस वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोडेड है। 6 शपथ पत्र की सीलें किस प्रकार से लगाई जाएंगी, अनुबंध पत्र पे लगने वाली 10 सीलें किस प्रकार से लगाई जाएंगी, टिकट कहाँ पे चस्पा किया जाएगा, ये पूरी डिटेल जानकारी पूरे वीडियो में मेरे द्वारा ट्रेनिंग में दी गई है। और इसी के साथ ही एक जो है कि तमाम अधिवक्ताओं के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम क्या होंगे। तो इस पे भी सर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, 1 घंटे का वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, और उसमें पूरे 11 कॉलम जो प्रारूप XV और धारा 15(2)E और 11 नियम 11(2) में जो 11 कॉलम बताए गए, उन 11 कॉलमों को मैंने इस बुक के अंदर लिखा भी है, और किस कॉलम में क्या एंट्रीज की जाएंगी इसकी पूरी डिटेल व्याख्या के साथ मैंने जानकारी दी है। मेरे एक व्यूअर्स ने यह भी सवाल किया था कि सर क्या नोटरी रजिस्टर में व्हाइटनर का प्रयोग करके उसको काट मिटाया जा सकता है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और नोटरी सेल में जो डिफेक्ट निकल रहे हैं अधिवक्ताओं के, तो उनके लिए एक आइडियल ड्राफ्टिंग भी मैंने तैयार की है, उस पर वीडियो भी बनाया है, और शपथ पत्र में क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा, पूरी जानकारी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इसी प्रकार से वसीयत पे भी मैंने काफी वीडियो बनाए हैं, और ये BNS पे मैं 39 परिभाषाओं पे वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को 39 परिभाषाएं पूर्ण रूप से समझ में आसानी के साथ आ सकें। इसी के अलावा अभी वर्तमान में BNS की धारा 2 में वसीयत शब्दों को भी परिभाषित किया गया है। तो ये जैसे कि 39 शब्दों में ही वो एक शब्द अपने आप में शामिल है परिभाषा, तो उस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया। उसमें मैंने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के हवाले से भी उसको समझाया है, क्योंकि वसीयत BNS में जो बताई गई है वो सिर्फ 2 लाइन की परिभाषा बताई गई है, लेकिन मैंने पूरे डिटेल के साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59, धारा 63 और इसमें एग्जाम्पल्स के साथ उस वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान की है। आप मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसे भी देख सकते हैं। और जिन अधिवक्ता साथियों का भी स्क्रूटनी बता रहा है नोटरी और वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप चिंता ना करें, आप पेशेंस बनाए रखें। धीरे धीरे वहां से सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जा रहा है, आपको भी प्राप्त हो जाएगा। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझको बताया है, जिन जिन को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो गया, किसी को 2 महीने में प्राप्त हुआ, किसी को 3 महीने में, किसी को 15 दिन में, किसी को 8 दिन में, किसी को 2 दिन में, किसी को 1 दिन में, ऐसे वो जैसे जैसे सीरियल में नंबर आता जा रहा है सबको वहां से वो COP दे रहे हैं। या तो आपकी ईमेल पर दे देंगे, या आप नोटरी सेल की जो साइट है उस पर जाके आप देखेंगे तो आपको वहां भी दिखाई दे सकता है। मेरे और मेरे एक अधिवक्ता साथी ने एक साथ ही आवेदन दिया था MP ऑनलाइन पे, लेकिन मेरे जो साथी अधिवक्ता है उनका आ गया था और मेरा तकरीबन 1 माह बाद आया था। मेरे एफिडेविट में भी डिफेक्ट निकाल दिया गया था, इसीलिए मैंने एक आइडियल शपथ पत्र की ड्राफ्ट तैयार की है, उसमें मैंने सभी बातों का समावेश कर दिया। उसका उपयोग मैंने खुद ने किया, मेरे साथी 4 अधिवक्ता साथियों ने भी किया, और सभी का मंजूर हुआ वो शपथ पत्र नोटरी सेल के द्वारा स्वीकार किया गया उस एफिडेविट को, और हम सबको COP प्रदान किया गया। तो वो आइडियल ड्राफ्ट मैंने मेरी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है, ई-बुक में, PDF में जो अपलोडेड है। आप वहां पे जाके मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, उसमें JMFC नोटरी सेल के द्वारा जो डिफेक्ट निकाले गए उनको कैसे क्लियर करें, इसी प्रकार के शीर्षक से अपलोडेड है। आप उसको उसमें आप अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं। पूरी ड्राफ्टिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, पूरी डिटेल के साथ मैंने तैयार की है कि जिस व्यक्ति का नाम में डिफेक्ट है उसको जो 4-5 पॉइंट है, वो पॉइंट उनके पिता के नाम में जो मिस्टेक निकाली गई है, स्पेलिंग मिस्टेक, मिसमैच आदि, उन सबके 4 पॉइंट अलग तैयार किए हैं। JMFC जज साहब की जो नीचे सत्यापन किया जाएगा उसको स्पेशली मैंने अलग तैयार किया है, तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और इसी के अलावा मेरे चैनल पर वसीयत से रिलेटेड भी काफी वीडियो अपलोडेड हैं। वसीयत पर आपत्ति का एक नहीं कुल 50 तरीके, इस पे मैंने सर ई-बुक भी बना दी है, तकरीबन 150 पन्नों की ई-बुक है वो, और मैंने उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे अपलोडेड कर दी है। और ग्लोबल मुस्लिम्स के लिए बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा उसका एक आइडियल फार्मूला मैंने इजाद किया, उस आइडियल फार्मूले के साथ ही मैंने एक ई-बुक भी तैयार करके उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है, आप उसको वहां भी देख सकते हैं। हर व्यक्ति उससे बंटवारा निकाल सकता है, और उसी के आधार पर जज साहब के समक्ष दावा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और जज साहब उसी के आधार पर डिसीजन भी देंगे। बीच में कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं
किसी के द्वारा बेच दी गई, हिबानामा कर दिया गया, तो वो गुण दोषों के आधार पे गवाह पे और डॉक्यूमेंट्स को देख के फैसला दिया जाएगा। और इसके अलावा अब वो जो मेरे नेक्स्ट वीडियो होंगे सर, वो प्रति परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, मुख्य परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, दीवानी दावे किस प्रकार से ड्राफ्ट किए जाएंगे, इन सब पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मेरे एक व्यूअर्स ने ये भी कहा था कि नोटरी एफिडेविट, एक नोटरी अधिवक्ता कितने प्रकार के नोटरी शपथ पत्र को तस्दीक कर सकता है। तो सर 550 से ऊपर तो लिस्ट जा चुकी है अभी वर्तमान में मेरी, और मेरी तैयारी लगातार जारी है। जैसे ही पूरे एफिडेविट तैयार हो जाएंगे, उनकी ड्राफ्ट तैयार हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स को ये पता हो जाए कि नोटरी वकील साहब कितने प्रकार के शपथ पत्र कर सकते हैं। हर छोटे छोटे शपथ पत्र, बड़े शपथ पत्र, छोटे छोटे पॉइंटों पे एफिडेविट होते हैं, वो सभी नोटरी वकील को राइट से कि उसको तस्दीक कर सकते हैं। नोटरी वकील का जो दायरा है वो सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित नहीं है, कोर्ट के बाहर भी है। चाहे बैंक में शपथ पत्र लग रहा है, विद्युत मंडल में आवश्यकता है, बिजली नल विभाग में आवश्यकता है, स्कूल में गैप सर्टिफिकेट पे आवश्यकता है, या केसीसी जो बनती है उसमें आवश्यकता है, बैंक से ऋण लोन लेने में आवश्यकता है। ऐसे तकरीबन 550 से ज्यादा टॉपिक्स मेरे द्वारा सर्च कर लिए गए हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। और बाकी जो मेरे द्वारा आज जो वीडियो में जानकारी दी गई है, सदोष अभिलाभ क्रिमिनल बेनिफिट्स प्राप्त करने के ऊपर, उसकी जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।